हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 इंग्लिश लेसन 3 ऑटम चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के पोएट हैं जॉन क्लेयर। सो इनके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। जॉन क्लेयर 1793 टू 1864, यानी कि जॉन क्लेयर का जन्म जो है 1793 ईस्वी में हुआ था और 1864 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। Was an English poet famous for his celebratory representations of the English countryside and his lamentation of its disruption। इसका मतलब हुआ जॉन क्लेयर एक अंग्रेजी कवि थे जो अंग्रेजी ग्रामीण परिदृश्य के उत्सवपूर्ण और उसके विघटन पर शोक व्यक्त करने के लिए प्रसिद्ध थे। Some of his notable collections of poetry are First Love, Snowstorm, The Village Minstrel and Other Poems etc। इसका मतलब हुआ उनकी कुछ उल्लेखनीय काव्य संग्रह है, यानी कि कविताएं हैं या काव्य संग्रह जो कि फर्स्ट लव, स्नो स्टॉर्म, द विलेज मिन्स्ट्रे और अन्य कविताएं आदि। The following poem present a paint picture of the mellow beauty of autumn in the countryside. As this season comes just before winter, it is characterized by falling leaves, bare branches and strong winds। इसका मतलब हुआ कि ये जो निम्नलिखित कविता है ना, मतलब ये जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये ग्रामीण क्षेत्र में शरद ऋतु की कोमल सुंदरता का चित्रमय वर्णन प्रस्तुत करती है। मतलब ये जो कविता है, इसका मतलब हुआ कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र में शरद ऋतु के समय मौसम कैसा रहता है, वहाँ का परिवेश कैसा रहता है, यहाँ पर ये बताया गया। ठीक है। उसके बाद चूंकि यह ऋतु, यानी कि यह जो ऋतु है, यह सर्दियों से ठीक पहले आती है। इसे गिरते हुए पत्तों, नंगे शाखाओं और मजबूत बेलों की विशेषता के रूप में पहचाना जाता है। तो ये ऋतु कौन सी है हम लोग अभी जानते ही हैं। इस ऋतु को शरद ऋतु कहते हैं। तो चलिए अब इसके ये पोएम पढ़ के मैं आप लोगों को हिंदी में समझाती हूँ। तो चलिए अब इसका पोएम जो है मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों को हिंदी में समझाती हूँ। ठीक है। I love the fitful gust that shakes the casement all day and from the mossy elm tree takes the faded leaves away, twirling them by the window pane with thousand others down the lane। इसका मतलब हुआ कि कवि कह रहे हैं, मतलब जॉन क्लेयर ये जो पोएट है ये कह रहे हैं कि मुझे वह ठंडी तेज हवा पसंद है जो पूरे दिन खिड़की को हिलाती रहती है और काई से ढके, यानी कि जब पेड़ों में नहीं बहुत मोटे मोटे जो काई जम जाते हैं ना, वो बोल रहे हैं पोएट की काई से ढके एल्म के पेड़ से मुरझाए पत्तों को गिरा देती है। ये मतलब हवा का झोंका जो इतना तेज रहता है और उन्हें खिड़की के कांच के पास घुमाते हुए हजारों अन्य पत्तियों के साथ गलियों में बिखेर देती है। लेन का मतलब होता है गलियों में बिखेर देती है। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब हुआ कि कवि कह रहे हैं कि मुझे वह ठंडी तेज हवा पसंद है जो पूरे दिन खिड़की को हिलाती रहती है और काई से ढके एल्म के पेड़ से मुरझाए पत्तों को गिरा देती है, उन्हें खिड़की के कांच के पास घुमाते हुए हजारों अन्य पत्तों के साथ गलियों में बिखेर देती है। ठीक है। नेक्स्ट। I love to see the shaking twig dance till the shut of eve, the sparrow on the cottage roof whose chirp would make believe that spring was just now flirting by in summer's lap with flowers to lie। इसका मतलब हुआ कि कवि पोएट कह रहे हैं कि मुझे कांपती हुई टहनी को देखना अच्छा लगता है जो संध्या तक नाचती रहती है। डांस टिल द शट ऑफ लीव का मतलब होता है जो संध्या तक नाचती रहती है। ठीक है। उसके बाद है झोपड़ी के छत पर बैठी गौरैया जिसकी चहचहाहट यह विश्वास दिला देती है कि बसंत अभी अभी गुजर रहा है, गर्मियों की गोद में फूलों के संग विश्राम करने। ठीक है। इसका मतलब हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। इसका मतलब कवि कह रहे हैं कि मुझे कांपती हुई टहनी को देखना अच्छा लगता है जो संध्या तक नाचती रहती है, झोपड़ी के छत पर बैठी गौरैया जिसकी चहचहाहट या विश्वास दिला देती है कि बसंत अभी अभी गुजर रहा है, गर्मियों की गोद में फूलों के संग विश्राम करने। ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? I love to see the cottage smoke curl upwards through the naked trees. The pigeons nestled round the court on dull November days like these. On dull November days like these, the cock upon the dunghill crowing, the meal on the heath a going. इसका मतलब हुआ कि कवि कह रहे हैं कि मुझे झोपड़ी के धुएं को नंगे पेड़ों के बीच ऊपर उठते देखना अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय पेड़ की जो पत्तियां है ना वो सारी तेज हवा के झोंकों के कारण गिर जाती हैं, तो इसलिए सारी टहनियां जो है खाली खाली रहती हैं। तो वही कह रहे हैं कवि कि मुझे झोपड़ी के धुएं को नंगे पेड़ों के बीच ऊपर उठते देखना अच्छा लगता है। फीके नवंबर के ऐसे दिनों में, यहाँ पर बोला जा रहा है डल नवंबर, यानी कि फीके नवंबर के ऐसे दिनों में कबूतर खाने के आसपास घोंसला बनाए रखते हैं, ठीक है, अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि द कॉक अपॉन द डंग हिल क्रॉइंग, इसका मतलब हुआ गोबर के ढेर पर खड़ा मुर्गा। डंग हिल का मतलब होता है गोबर के ढेर पर खड़ा मुर्गा बांग देता है, और वीराने में पवन के चक्की के पंख घूमते रहते हैं। मिल सेल्स का मतलब हुआ कि चक्की का जो पवन चक्की नहीं होती है वो, कि वही कवि कह रहे हैं कि और वीराने में पवन चक्की के पंख घूमते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हवा ही इतना तेज चलता है इस मौसम में। नेक्स्ट, द फेदर फ्रॉम द raven's breast falls on the stubble lee. The acorns near the old crow's nest fall pattering down the tree. The grunting pigs that wait for all scramble and hurry where they fall. इसका मतलब कौवे के सीने से गिरा एक पंख खेत के ठूंठ वाले मैदान पर आ गिरता है। ठूंठ का मतलब होता है ना खेत के, मतलब जो फसल कटने के बाद खेत में बचा हुआ जो निचला तना होता है ना उसे ही ठूंठ कहा जाता है। यानी कि जब फसल कट गई तो वो जो मोटे मोटे एकदम निचला जो तना होता है ना वो तो गड़ा हुआ रहता है ना, उसे तो हम लोग जमीन से नहीं उखाड़ते, बस उसके ऊपर का जो फसल होता है वही काट लेते हैं ना। तो वही बोला जा रहा है कि कौवे के सीने से गिरा एक पंख खेत के ठूंठ वाले मैदान पर आ गिरता है। पुराने कौवे के घोंसले के पास से गिरने वाले बलूत के पेड़ से, बलूत का जो फल है ओक ट्री बोला गया ना, ओक ट्री, इसका मतलब हुआ कि बलूत के पेड़ का, अकाउंट्स का मतलब होता है ओक ट्री, मीन्स ओक ट्रीज फ्रूट, यानी कि बलूत के पेड़ का फल, ठीक है। बलूत के पेड़ का फल जो है पेड़ से टप टप गिरते हैं। वहीं पास में बैठे गुर्राते हुए सुअर जो है ना, ग्रंटिंग पिग्स, यानी कि पास में बैठे गुर्राते हुए सुअर गिरे हुए फलों को पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और छीना झपटी करने लगते हैं, ठीक है। इसका ये मीनिंग हो गया। तो मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है आप लोग मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। तो सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर, और आप लोगों को जो भी ज़रूरत लगेगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत नहीं हो पाती है ना, उसके लिए टाइम लगता है। सो दैट्स वाई मैं थोड़ा टाइम लेकर करती हूँ। और चलिए तो मैं आप लोगों को इसका वर्ड नेस्ट भी पढ़ा देती हूँ। सो वर्ड नेस्ट, ट्विलिंग, स्पिनिंग राउंड एंड राउंड, यानी कि घूमना या चक्कर काटना। कोट, नेस्ट यानी घोंसला। स्टबल, द शॉर्ट लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसल कटने के बाद खेत में बचा हुआ निचला तना या ठूंठ। ली, ग्रास कवर्ड लैंड, यानी कि घास से ढका हुआ मैदान। अकॉर्न्स, स्मॉल ब्राउन नट ऑफ द ओक ट्री, बलूत का फल बोल सकते हैं या फिर ओक पेड़ का छोटा भूरा फल। पैटरिंग, मेकिंग रिपीटेड क्विक लाइट साउंड, यानी कि हल्की और तेजी से दोहराई जाने वाली आवाज, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा दिया पूरा चैप्टर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्टिविटीज के साथ। तो बाय।